हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेएस इंडिया व्यूज़ पर। आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, जो कि आया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग की ओर से। 23 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2021 के लिए। अंतिम तिथि रहने वाली है 23 जनवरी 2022। बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की डिटेल में, लेकिन उससे पहले अ, संक्षिप्त सा परिचय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कि ये बॉडी क्या है, क्या करती है। तो एसएससी है, क्या होता है, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनका काम है स्टाफ को भर्ती करना वेरियस पोस्ट के लिए इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये काम करता है डीओपीटी के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। आज के दौर में एसएससी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है जब बहुत सारी स्टेट्स जो हैं डिफरेंट रिक्रूटमेंट्स कॉन्ट्रेक्चुअल आधार पे करती हैं, अनुबंध आधार पे करती हैं। ऐसे में आपको एसएससी एक डिसेंट जो है जॉब प्रदान करता है, और रेगुलर बेसिस पे प्रदान करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रेगुलर आधार पे प्रदान करता है, ठीक है। और यूँ कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे विभाग हैं जो आप एसएससी सीजीएल से जो लोग चुनकर जाएंगे वो डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर्स, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं, उनके तहत कार्य करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जो हम इस नोटिस में दरअसल हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल पर, और क्योंकि ये मोस्ट शॉर्ट एग्ज़ाम है एसएससी का, जितने भी एसएससी एग्ज़ाम करवाता है उनका सबसे शॉर्ट एग्ज़ाम है। और कुल 69 पेजेस की ये नोटिफिकेशन है, लेकिन हम इसमें कुल मिलाकर दो तीन बातों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुत सारी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं इस नोटिफिकेशन में, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन पे हम बात करेंगे। नंबर 1, महत्वपूर्ण तिथियों पे बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो है डिटेल ऑफ पोस्ट क्या रहने वाली है, उन पे हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, ठीक है। एलिजिबिलिटी से मतलब नेशनैलिटी, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट रहेगी, एज रिलैक्सेशन किसे मिलेगी, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होंगे, और लास्ट में हम इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर भी एक जल्दी से चर्चा अपनी करेंगे। तो आखिर तक आप वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जेएस इंडिया व्यूज़ को। और बिना समय गंवाए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि हमने कहा था कि सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए आप, ये 23 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आया है, और डेट्स फॉर सबमिशन और एप्लीकेशन 23 जनवरी तक चलने वाला है, ठीक है। लेकिन लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान रहने वाली है 27 जनवरी। तो यूँ समझ लीजिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 23 जनवरी अंतिम तिथि होने वाली है। बहुत खुशी की बात है कि एसएससी ने, देखिए, बहुत ही क्लियरली अप्रैल 2022 को टीयर 1 एग्ज़ाम की तिथि बताया है, ठीक है। ये भी इन्होंने पहले ही बता दिया है, हालांकि टीयर 2 और टीयर 3 की तिथियों की घोषणा बाद में किया जाएगा। ओके, सो ये थी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। और इसके बाद जो डिटेल्स ऑफ पोस्ट है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पोस्ट के बारे में बताया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, वो किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के तहत आता है, और क्लासिफिकेशन क्या है उसकी, ग्रुप बी है या ग्रुप सी है, ठीक है। और उसके लिए क्या एज लिमिट रहने वाली है। जैसे कि नंबर 1 पर इन्होंने दर्शाया है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, राइट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के तहत आता है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर,
और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन अलग अलग विभागों में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज हैं। फिर आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर ए में भी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और बहुत से ये असिस्टेंट है वेरियस मिनिस्ट्रीज में। और इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, इंस्पेक्टर सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज है। और ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत आती हैं वैकेंसीज, और एज उसी हिसाब से दर्शाई गई है। ठीक है, कुल मिलाकर ये 28वें नंबर पे आप देख सकते हैं ऑडिटर। ठीक है, ये मिनिस्ट्रीज में भी है और सीएनजी में भी है। और इसी तरह से सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स 36वें नंबर पर दर्शाया गया है। ठीक है, नेशनैलिटी की बात करें तो भारत के नागरिक हों आप, या नेपाल के हों, या भूटान के हों, या कोई टिबेटन रिफ्यूजी हों जो कि 1 जनवरी 1962 से भारत में परमानेंट सेटल होने की इंटेंशन से रह रहे हों, ये सब लोग जो हैं एलिजिबल हैं। और बाकी भी बहुत सी छोटे छोटे बिंदु हैं जिनके लिए आप इस नोटिफिकेशन को रेफ़र कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। एज के लिए 1 जनवरी 2022 की ये अर्हता तिथि दर्शाई गई है। 18 से 27 साल रहेगी। और कुछ वैकेंसीज के लिए 18 से 27 है, कुछ के लिए 20 से 30 है, कुछ के लिए 18 से 30 है, और कुछ के लिए 18 से 32 है। ठीक है, तो उसको और आगे एक्सप्लेन किया गया है कि 2 जनवरी 1995 से लेकर 1/1/2004 तक के बीच के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये नियमानुसार आपको छूट भी दी जाएगी। ठीक है, ये जनरल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दर्शाई गई है। और यहाँ पर ग्रुप सी के लिए बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉयज़ जिन्होंने 3 साल से अधिक सेवा की हो नियमित तौर पे। ठीक है, उनके लिए 40 साल तक की आयु रहेगी। इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ SC/ST श्रेणी में हैं तो उनके लिए 45 वर्ष। विडोज डिवोर्स्ड वीमेन हैं, है ना, जुडिशली सेपरेटेड हैं, जिन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया है, उनके लिए 35 वर्ष आयु रहने वाली है। इसी प्रकार से ग्रुप बी जो गैजेटेड पोस्ट हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन अधिकतम 5 वर्ष तक है अगर एक्स सर्विसमैन हैं आप, इंक्लूडिंग कमीशन्ड ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसमें बिंदु हैं जिनके लिए आप इस नोटिफिकेशन को रेफ़र कर सकते हैं। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इस परीक्षा में अप्लाई करने के लिए जो एक जनरल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वैसे तो वो बैचलर डिग्री है। ठीक है, यू शुड बी अ बैचलर, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक पोस्ट हैं जिनमें एक है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसे असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर भी कहते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, और जिस एक और है जो कि विशेष इसी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के बाद है असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, इन वैकेंसीज के लिए आपसे बैचलर के अलावा भी कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ठीक है, फिर से मैं बताना चाहूँगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, और असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, और रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इनको छोड़कर बाकी जितनी वैकेंसीज हैं उनमें आप खाली बैचलर होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में चलेगा, चाहे आप बीएससी किया हो आपने, चाहे आपने बीकॉम किया हो, चाहे आपने बीए किया हो। ठीक है, तो जान लेते हैं कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए डिज़ायरेबल यानी बैचलर होने के अतिरिक्त आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट और कंपनी सेक्रेटरी, और मास्टर्स इन कॉमर्स, राइट। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में आपको 12वीं कक्षा में 60% मार्क्स लिए हों गणित में, या फिर आपने जो आपका बैचलर डिग्री है उसमें स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के साथ आपने उत्तीर्ण किया हो अपना बैचलर डिग्री। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए आपने फिर से स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, और यदि आप नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल NCLAT में नियुक्ति चाहते हैं तो आपको लॉ की डिग्री आपके पास होना चाहिए।
और इसी प्रकार से 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर आप जो है रिसर्च असिस्टेंट बनना चाहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, राइट। और इसके अलावा बाकी सब जैसा मैंने कहा अन्य जितनी भी वैकेंसीज उनके लिए आपका बैचलर होना चाहिए, होना आवश्यक है, यानी कि आप यू शुड जस्ट बी अ बैचलर, कोई स्पेसिफिक आपको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको ssc.nic.in पर जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिटेल में ऑनलाइन वो फॉर्म भरना होगा, और जो कि अक्सर हम भरते ही हैं, फ़ोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, जो भी उसमें स्पेसिमेन जो सिग्नेचर हैं उसकी वो उसमें दर्शाई गई है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ साइज इन JPG फॉर्मेट, ठीक है। ये पॉइंट्स आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी बहुत देखिए, आप SSC की खूबसूरती की 100 रुपये आपसे फ़ी चार्ज कर रहे हैं ये, ठीक है। और विमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, उनसे कोई फ़ी नहीं चार्ज की जाएगी। बाकी अन्य लोग जो हैं 100 रुपया जो है फीस चुकाकर इस परीक्षा में जो है अपीयर हो सकते हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए इस में पूरे भारतवर्ष से लोग अप्लाई करते हैं, तो अलग अलग रीजन्स में आपको बांटा गया है। जैसे आप नंबर 1 पर देख पा रहे हैं, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, ये सब लोग सेंट्रल रीजन में अप्लाई करेंगे। फिर ईस्टर्न रीजन में पोर्ट ब्लेयर, बोकारो, हज़ारीबाग, ठीक है। और उसी प्रकार से कर्नाटका, केरला रीजन है, फिर मध्य प्रदेश सब रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, और मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है। नॉर्दर्न रीजन में देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, इन क्षेत्रों के लोग अप्लाई करेंगे। नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन NWR जिसे हम कहते हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब के लोग। और फिर सदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, जैसे इन पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, इस सदर्न रीजन में जो सेंटर्स रहने वाले हैं वो है चिराला, कुडप्पा, गुंटूर, काकीनाडा। ऑल राइट, तो इसी प्रकार से हमने वेस्टर्न रीजन, पणजी, अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, ये सेंटर रहने वाले हैं वेस्टर्न रीजन के तहत, जो कि दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र को केटर करता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, 3 स्तर की ये परीक्षा रहेगी, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जिसे हम CBT कहते हैं, राइट। तो मैं आपको बताता चलूं कि टीयर 1 और टीयर 2 एग्जामिनेशन किस प्रकार से होने वाले हैं। टीयर 1 की, जैसे कि इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में दर्शाया, बहुत कम समय आपके पास बचा है, अप्रैल में टीयर 1 एग्ज़ाम होना है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, अधिकतम 50 अंक हैं। और ये आपको जो है जो टीयर 1 है उसे 1 घंटे में कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अलावा जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, और इस प्रकार से ये कुल मिलाकर अधिकतम अंक 200 रहेंगे इसमें। और फिर उसके बाद टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 2 घंटे का रहने वाला है, जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ एक पेपर ये होने वाला है, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो एक पेपर ये होने वाला है। और ये पेपर 3 और पेपर 4 जो है ये जनरल, ये कुछ स्पेसिफिक जो स्टडीज़ से बच्चे अपीयर हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा था अकाउंटेंट वगैरह, उनको इसमें अपीयर इन पेपर्स को देना होगा। ऑल राइट, तो और टीयर 3 जो है उसमें पेन एंड पेपर मोड से, यानी डिस्क्रिप्टिव मोड में ये पेपर होने वाला है, जो टीयर 3 एग्ज़ाम रहेगा आपका 1 घंटे का, ठीक है। तो SSC में सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे मॉक पेपर्स देने होंगे, ठीक है, बहुत सारी टेक्स्ट बुक और ये सब
ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनसे आप टेस्ट सीरीज़ जो है वो लगवा सकते हैं और उनमें अपीयर हो सकते हैं। जो भी आपकी पसंदीदा जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हो उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इससे एग्जैक्टली आपको आइडिया लग पाता है कि आपका टाइम कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं इस पेपर में। और नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन टीयर 1 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। टीयर 2 में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इन tier 2 paper 1 and paper 2 are compulsory for all the posts. In tier 2 paper 3 will be for only those candidates who apply for the post of junior statistical officer in the ministry of statistics, ठीक है। तो राइट तो इस प्रकार से जैसा मैंने आपसे कहा भी था, पेपर 3 उन्हीं लोगों के लिए कंपलसरी रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये एसएससी का 3 स्तर का है। और चतुर्थ एक टीयर 4 भी है इसमें, लेकिन ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डेटा एंट्री स्पीड है, जो कि कंपलसरी रखा गया है। तो आई होप ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, वैसे ये 3 तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। टीयर 4 के लिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें तो टीयर 4 तो आपका स्किल टेस्ट है, वो तो आप निश्चित रूप से क्लियर कर जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो शीघ्र कीजिए, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। 23 जनवरी जैसा कि नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है लास्ट डेट है। और बस यही कहना चाहेंगे कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।